रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग बंदी के लिए नई शराइत पेश कर दी हैं और अब ये शराइत जो हैं ये क्या शराइत हैं ये हम आपको बताते हैं जी। जंग बंदी के लिए नई शराइत सामने आ गई हैं और फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट है, उसके मुताबिक रूस की जानिब से कहा यह गया है कि अगर यूक्रेन, दो इलाकों के नाम आए हैं सामने, अगर यूक्रेन जो है वो डोनेस्क और लुहांस्क, ये दो मुतनाज़ा इलाके ऐसे हैं जहां से यूक्रेन अपनी फ़ौजों को वापस बुला ले तो रूस जंग बंदी के लिए तैयार हो जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशकश जो है वो रूस की जानिब से गैर रस्मी जो सिफारती चैनल्स होते हैं उनके ज़रिए मगरबी ताकतों तक पहुँचाए गए हैं। अब ये डिमांड पूरी होती है या नहीं, लेकिन इसके हवाले से एक और चीज़ भी सामने आई है, वो है डोनाल्ड ट्रंप के मामला। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के एक अहम इलाके की बात की है, ज़ेलेंस्की पर दबाव डालना भी शुरू कर दिया है उन्होंने तो। और न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, उसके अंदर ट्रंप ने अलास्का में जो उनसे मुलाकात हुई रूसी सदर पुतिन की, तो उसके बाद उन्होंने यूरोपीय यूनियन के ममालिक से कॉन्टैक्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जो डोनबास का इलाका है उसके हवाले से कहा कि जी ये इलाका रूस को देना होगा। तो अब ये 3 इलाके सामने आए हैं। अब देखना यह है कि ज़ेलेंस्की किस बात के लिए राज़ी होते हैं और ये जंग बंदी जो है ये कब तक सामने आती है। अगली खबर के लिए नाजरीन हम रुख करते हैं अमेरिका और भारत का। इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात हम जानते हैं कि इस वक्त कशीदगी का शिकार हैं और अब एक और बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है अमेरिका की तरफ से। तिजारती तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में जो तिजारती मुज़ाकरात होने थे वो मनसूख कर दिए हैं। जी बिल्कुल, अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले जो तिजारती मुज़ाकरात हैं वो मनसूख कर दिए हैं और अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक भारत का एक दौरा था, उनका तयशुदा दौरा था, ये अब मनसूख कर दिया। और बेसिकली बैकग्राउंड आपको पता ही है कि ये बैकग्राउंड है कि जी रूस से तेल की ख़रीदारी, और इस हवाले से अमेरिका ने बारहा भारत को कहा कि वो ये तेल की ख़रीदारी रूस से बंद करे, लेकिन भारत ने ये काम नहीं किया और अब भारत जो है वो उसके हवाले से हमने देखा कि टैरिफ भी 50% कर दिया गया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब जो तिजारती मुज़ाकरात हैं उनको भी मनसूख कर दिया गया है। भारत के हवाले से एक और ख़बर प्रोग्राम में शामिल करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा ही अजीब वाक़या पेश आया है और ये वाक़या जो है वो करने वाले यानी कि इसके ज़िम्मेदार हैं भारतीय लोग, वो भारतीय जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया टुडे, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट ये है कि भारतीय तालिब इल्म जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं उनमें एक गिरोह है जिसने 5 महीने के अरसे में $10 मिलियन से ज़ायद की चोरियां की है। जी, भारतीय चोरों का एक गिरोह है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं तो ये तालिब इल्म, लेकिन ये चोरियां करते हैं और इस गिरोह पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ स्टोर से $10 मिलियन की अशिया चुराई हैं। उसमें बेबी फार्मूला है, वाइटामिन हैं, इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज़ हैं और दीगर अशिया जो होती हैं वो शामिल हैं। अच्छा, अब पुलिस ने बेसिकली इनको गिरफ़्तार किया है। 19 अफराद पर मबनी ये भारतीय लोगों का एक गिरोह है और उसमें बेशतर जो है वो भारतीय तालिब इल्म हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आर्जी वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। और पुलिस का कहना यह है कि ये गिरोह जो है वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम करता था। इन्होंने कुछ स्टोर्स मार्क किए हुए थे, कुछ इलाके मार्क किए हुए थे और कुछ मखसूस वक्त ऐसे थे कि जिसके अंदर ये चोरी करते थे। और इन गिरफ़्तार शुदा लोगों में 6 मर्द हैं और एक खातून शामिल हैं जिनकी उम्रें जो हैं वो 21 से 54 साल के दरमियान हैं और ये हैं वो भारतीय जो कि ऑस्ट्रेलिया में चोरियां कर रहे थे। और अब बात करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से। दुनिया भर में मुज़ाहरे जारी हैं। पूरे यूरोप की अगर हम बात करें तो पूरा यूरोप इस वक्त जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ चीख रहा है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर फ़लस्तीन के साथ जो इज़हार यकजहती है उसके लिए मुज़ाहरे किए जा रहे हैं और बरतानिया में, फ़िनलैंड में, स्वीडन में और हत्ता कि इसराइल में भी मुज़ाहरे हो रहे हैं। अब ये मुज़ाहरे कहाँ कहाँ हुए, किस तरह हुए, ये हम आपको बताते हैं जी। बरतानिया में रॉयल एयरफोर्स का जो बेस है उसके बाहर सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया और उन्होंने ये मुतालबा किया कि इज़राइल को हथियारों की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद की जाए। इसके अलावा फ़िनलैंड की अगर हम बात करें तो फ़िनलैंड जो है वहाँ पर फ़लस्तीन के हामियों ने एक असलहा साज कंपनी जो है उसके दफ्तर के जो शीशे थे उस पर सुर्ख रंग लगा दिया और बेसिकली ये उनका एक एहतजाज था ये बताने के लिए कि ये जो कंपनी है ये इसराइल को हथियार फराहम करती है। फिर अगर हम बात करें स्वीडन की तो स्वीडन में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की याद में मार्च किया गया। बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे
ایسے ہیں کہ جنہیں اسرائیل نے قتل کیا ہے اور بہت سارے صحافی ایسے ہیں کہ جنہیں اسرائیل نے زخمی کیا ہے اس خطے میں رپورٹنگ کی وجہ سے، اور بہت سے صحافی جو ہیں وہ اجازت مانگتے ہیں ساری دنیا سے، لیکن انہیں اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ جائیں اور اس ایریا میں کوریج کریں۔ اچھا، اب اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل میں بھی اس وقت بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں نتنیاہو کے خلاف اور اسرائیلی حکومت کے خلاف، اور لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور ان کا جو بیسک جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے کسی نہ کسی طرح کا معاہدہ کیا جائے اور جلد از جلد یرغمالیوں کو واپس بلایا جائے۔ اور اب ناظرین رخ کرتے ہیں کینیڈا کا، جہاں پر کینیڈا کی جو نیشنل ایئر لائن ہے ایئر کینیڈا، اس کے ملازمین نے ہڑتال کر دی ہے۔ یہ ہڑتال کیوں کی ہے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ عظمت مجیب صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور کینیڈا میں مقیم ہیں۔ السلام علیکم عظمت صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایئر کینیڈا کے ملازمین کی ہڑتال ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور کتنے ملازمین ایسے ہیں جو کہ ہڑتال پر ہیں؟ جی ویسے آپ دیکھیں، میں آپ کو اس کی ذرا تفصیل بتا دوں۔ دیکھیں، ایئر کینیڈا جو ہے وہ کینیڈا کی ایک نیشنل کیریئر ہے، اور جو بھی پبلک آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کا ایک بارگیننگ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ تقریباً ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایئر کینیڈا کا جو لاسٹ بارگیننگ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ 2015 میں ہوا تھا، 10 سال کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا مارچ میں، اور اس سے پہلے تقریباً 8 مہینے سے یہ ایک نیگوسیشن کا سلسلہ جاری تھا۔ CUPE کینیڈین یونین آف پبلک امپلائی ایک یونینائزڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ فلائٹ اٹینڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ مل کے بارگیننگ ایگریمنٹ کرتی ہے۔ یعنی وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے، یہ جو یونین ہوتی ہے CUPE، وہ کینیڈین ایئر کینیڈا کے فلائٹ اٹینڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور ایئر کینیڈا کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپس میں نیگوسیشن کرتی ہے، جس میں بات چیت ہوتی ہے کنڈیشن آف امپلائمنٹ، آورلی ریٹ، سیلری، بینیفٹ، اوور ٹائم، شفٹ ورک، اور یہ بہت سارے ایریاز ہوتے ہیں جس کے اوپر ایک بارگیننگ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اسٹرائک کی جو اس وقت خاص وجہ ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ امپلائیز نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کی سیلری بڑھائی جائے، جو کہ دوسرے ایئر کینیڈا کے جو امپلائیز ہیں، یعنی پائلٹس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان کے اگر کمپیئر کیا جائے تو وہ بہت کم ہے۔ اور دوسرا، جو فلائٹ اٹینڈنٹ گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، یعنی فلائٹ کے دوران فلائٹ آپریشنز ہو گیا، آف لوڈ ہو گیا، ٹیکسی ہو گیا، اس کے دوران جو وہ گراؤنڈ کے اوپر کام کرتے ہیں اس پہ ان کو سیلری نہیں دی جاتی، اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا تھا۔ تو یہ ایک 2 وجہ ہیں، اور آج یہ چونکہ سلسلہ 8 مہینے سے جاری تھا، یہ فیل ہو گیا۔ بارگیننگ ایگریمنٹ جو چل رہا تھا، ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، تو تقریباً 10,000 جو فلائٹ اٹینڈنٹ ہیں وہ آج اسٹرائک پہ چلے گئے۔ اچھا، اور یہ جو ملازمین ہیں یہ کتنا اضافہ چاہتے ہیں، اور حکومت کیا کہہ رہی ہے، وہ کتنا اضافہ کرے گی معاوضوں میں؟ دیکھیں، ملازمین نے جو ڈیمانڈ کی وہ تقریباً 50% اضافے کی ڈیمانڈ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ جو گراؤنڈ ورک وہ کرتے ہیں اس کا ان کو کمپنسیشن نہیں ملتا، اس کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس پہ بھی ان کو کمپنسیشن دیا جائے۔ ایئر کینیڈا کی مینجمنٹ نے ان کو 38% انکریز کی آفر کی تھی، جو کہ اوور 4 ایئرس پہ ہوگی، یعنی پہلے سال تقریباً 25% ان کو انکریز کی جو ہے وہ آفر دی تھی، اور اگلے 3 سالوں میں وہ تقریباً 38% ہے، جس کے اوپر جو فلائٹ اٹینڈنٹ ہے، CPU ہے، انہوں نے ایک ووٹنگ کی اپنے امپلائیز کے دوران، اس میں تقریباً 99.7% امپلائیز نے اس کی اسٹرائک کی فیور میں جو ہے ووٹ دی، اور کہا کہ جو انہوں نے آفر کیا ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔